ओशो को किसने मारा? आज हम आपके सामने एक बेहद खास शो पेश करने जा रहे हैं। आखिर किसने मारा ओशो को? आध्यात्मिक गुरु रजनीश यानी ओशो की मौत और उनकी वसीयत 26 साल बाद विवादों में है। ओशो के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उनसे होने वाले अरबों की कमाई को लेकर अदालत में घमासान मचा हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कल ओशो मामले में अहम सुनवाई है, तो पेश खिदमत है एबीपी न्यूज की यह विशेष पड़ताल। ओशो की मौत के करीब 23 साल बाद साल 2013 में ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर स्पेन में छिड़ी एक कानूनी जंग के दौरान पहली बार ओशो की वसीयत सामने आई थी। ओशो के दुनिया भर में फैले करोड़ों अनुयायियों के लिए उनकी वसीयत होने की यह खबर चौंकाने वाली बात थी। ओशो की वसीयत की खबर सामने आने के बाद ओशो के अनुयायी योगेश ठक्कर ने नवंबर 2013 में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टियों के खिलाफ पुणे के कोरेगांव पार्क में एफआईआर दर्ज करवाई थी। योगेश ठक्कर का आरोप है कि ओशो फाउंडेशन के 6 ट्रस्टियों ने अपने फायदे के लिए ओशो के फर्जी दस्तखत करके वसीयत तैयार की है। जिस सर्कमस्टेंसेस में और जिस कारणों से ओशो की वसीयत सबमिट की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ वर्तमान ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मेनली फॉरेनर्स हैं, उनके दांवपेच हैं ताकि ओशो का जो ट्रेजर है, स्पिरिचुअल ट्रेजर, इंडिया से नष्ट हो जाए। और आपने सुना होगा कि अभी बाहर एक फैशन चलती है, हर चीज़ को पेटेंट कर लो, कॉपीराइट कर लो, उसके ऊपर बैठ के पैसे कमाओ। तो ये पूरा जालसाजी का प्लान 3 फॉरेनर्स का है। ओशो की वसीयत और ओशो की मौत पर सवाल उठाने वाले अनादि रावल और योगेश ठक्कर ओशो के शिष्य हैं। योगेश ठक्कर ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी भी रहे हैं। योगेश के मुताबिक ओशो की कथित वसीयत के जरिए गैर कानूनी तरीके से ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी किताबें, प्रवचन का ऑडियो वीडियो विदेश में करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। योगेश का आरोप है कि ओशो की कथित वसीयत में जिन 6 लोगों के नाम हैं, वही ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचने का गोरख धंधा चला रहे हैं। ठक्कर के मुताबिक ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के 6 ट्रस्टी माइकल बायन, जॉन एंड्रू, डाके बायन, क्लास टेक, मुकेश शारडा, ये लोग अलग अलग बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई पर खुद कब्जा कर रही हैं। विल जून 2013 में यूरोप की कोर्ट के अंदर ये फॉरेनर्स लोगों ने रखी। उस विल के द्वारा जो माइकल ब्रैन है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द विल, ऐसा वो क्लेम करते हैं, उन्हें राइट है कि ओशो के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपनी मनचाही जगह के ऊपर उसका वो उपयोग कर सकता है। मतलब कैसे उपयोग करेंगे, क्या करेंगे? अब जिस तरह वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस तरह वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करो, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर भी वही हैं, शेयर होल्डर भी वही हैं, वो पैसे पूरे उनकी जेब में जाते हैं। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का भी अपना छोटा सा इतिहास है। सबसे पहले 1969 में रजनीश फाउंडेशन यूरोप के नाम से रजिस्टर हुआ था। फिर 1987 में नाम बदलकर इसे नियो सन्यास इंटरनेशनल फाउंडेशन कर दिया गया। 19 जनवरी 1990 को ओशो की मौत के बाद एक बार फिर उनके फाउंडेशन का नाम नियो सन्यास फाउंडेशन से बदलकर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन कर दिया गया था। ओशो अपने पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भारी खजाना छोड़ गए हैं, जिसमें 9000 घंटे के ऑडियो प्रवचन, 1870 घंटे के वीडियो प्रवचन और करीब 850 पेंटिंग शामिल हैं। ओशो के प्रवचनों पर आधारित 650 किताबों का बड़ा खजाना है, जो 65 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। ओशो के द्वारा रचित मेडिटेशन म्यूजिक, थेरेपीज और उनके दस्तखत वाली पेंटिंग्स भी उनकी विरासत का हिस्सा हैं। ओशो की इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सालाना अरबों रुपए की आमदनी होती है। ठक्कर और रावल का आरोप है कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के इन 6 ट्रस्टियों ने देश से बाहर कंपनियां और ट्रस्ट बना रखे हैं और ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रॉयल्टी गैर कानूनी तरीके से उनकी निजी कंपनियों में ट्रांसफर की जा रही हैं। ये ट्रस्टियों ने ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बने रहे और साइमल्टेनियसली पैरेलल कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओपन कर ली अमेरिका, यूएस, हांगकांग और आयरलैंड में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड।
जहाँ पे इस कंपनियों में वो डायरेक्टर्स हैं और ट्रस्ट के अंदर वो ट्रस्टीज हैं। ट्रस्ट पूरे राइट्स ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को देते हैं और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फर्दर दूसरे पब्लिशर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो राइट असाइन करते हैं और जो पैसा मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द पैसा वो प्राइवेट कंपनियों में जमा हो जाता है, ट्रस्ट को कुछ मिलता नहीं। आखिर मौत के 26 साल बाद भी ओशो का रहस्य क्यों बना हुआ है? ओशो के आखिरी 5 घंटे की वो अनसुनी दास्तान अब हम आपको दिखाने वाले हैं। After hearing that he is dying, everything went wrong. 80 साल के डॉक्टर गोकाणी 19 जनवरी 1990 को पुणे के आश्रम में ही मौजूद थे जब आश्रम के लाओत्से हाउस के नए बेडरूम में ओशो ने देह त्यागी थी। ओशो की मौत के 25 साल बाद डॉक्टर गोकाणी ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है। उनका कहना है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओशो के आश्रम में जो कुछ घटा वो रहस्यमयी था, जिसके वो अहम गवाह हैं। डॉक्टर गोकाणी बताते हैं कि 19 जनवरी 1990 के दिन दोपहर 1 बजे जब वो ओशो आश्रम के पास अपने घर में आराम कर रहे थे, तब उन्हें आश्रम से ओशो के करीबी स्वामी जयेश उर्फ माइकल ओब्रायन के निजी सचिव स्वामी चितिन लेने आए थे। गोकाणी के हलफनामे के मुताबिक चितिन ने कहा कि अपने लेटर हेड के साथ अपनी इमरजेंसी मेडिकल बैग ले लीजिए, आपको स्वामी जयेश ने बुलाया है। करीब दोपहर 1:30 बजे चितिन मुझे लेकर आश्रम में कृष्णा हाउस के जयेश के रूम में ले गए। तब जयेश ने मुझे कहा कि डॉक्टर अमृतो उर्फ डॉक्टर जॉन एंड्रयू उर्फ डॉक्टर डॉज मेरेडिथ आपके पास आएंगे और आपको बात समझाएंगे। 5 मिनट बाद अमितो आए और बिना प्रस्तावना बांधे ही मुझे कहा कि वो मर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कौन? उन्होंने कहा ओशो, और मुझे गले से लगा लिया। मैं रो पड़ा। उन्होंने कहा कि क्या आप इस तरह से अपने गुरु को विदा दोगे? आप अपने आप को संभालो और अपने आश्रम की जिम्मेदारियों को निभाओ। So it was about 1 o'clock in the afternoon. So in few minutes Amrito comes and he hugs me that he is leaving the body. I didn't understand. I say, who? He say, Osho. So I had tears in my eyes. This is not the way to give him send off. But I said, my eyes don't know that. डॉक्टर गोगाणी के हलफनामे के मुताबिक शाम 5 बजे उन्हें अपने मेडिकल बैग समेत ओशो के कमरे में बुलाया गया। कमरे में जयेश और डॉक्टर अमृतो मौजूद थे। अमृतो ने कहा उन्होंने कुछ देर पहले देह त्याग दिया है और आपको डेथ सर्टिफिकेट लिखना है ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो मैंने मौत की वजह पूछी क्योंकि मैंने उन्हें मरते हुए नहीं देखा था। So at 5 o'clock he comes, Chitin, and he says that Amrito wants you now. So I went with my emergency bag with him, and he took me to Osho's room where Jayesh and Amrito were there. Osho was lying down on the right side. So Amrito says he has just left the body. Yeah. So then I say, what do you want me to do now? Say you examine him and give the certificate, death certificate. डॉक्टर गोकाणी आगे कहते हैं कि मेरे मन में यह विचार भी आया कि मैं तो आश्रम में ही था, फिर मुझे उनकी मौत से पहले क्यों नहीं बुलाया, उनके मरने का इंतजार क्यों किया। मुझे यह भी समझ नहीं आया कि अमृतो और जयेश से परिचित बहुत सारे भारतीय और पश्चिमी डॉक्टर मौजूद थे, तो फिर मुझे ही क्यों बुलाया। मैंने अमृतो से कहा कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे ओशो का पासपोर्ट चाहिए ताकि मैं पासपोर्ट के मुताबिक उनका नाम लिख सकूं। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुराने से भी काम चल जाएगा। पासपोर्ट को देखकर मैंने डिटेल भरी और फिर मैंने आग्रह किया कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए ओशो के शरीर पर पहचान के 3 निशान चाहिए, जिसके लिए मुझे उनका शरीर देखना पड़ेगा। फिर मैंने ओशो के शरीर पर 3 निशान पहचाने। His body was still warm and there was no rigor mortis. Rigor mortis, you know, if the body is dead for few hours, then your muscles
gets fixed up, then you cannot straighten up it. But his body was malleable, so I can say that he must have left the body at least not earlier than 1 hour, half an hour or 1 hour. डॉक्टर गोकाणी की तरह ही मां नीलम भी ओशो की मौत के दिन आश्रम में ही मौजूद थी। मां नीलम भारत में ओशो की निजी सचिव थी और करीब 45 साल तक ओशो के साथ रही हैं। जिस दिन ओशो ने अपना शरीर छोड़ा, आप कहाँ थी और आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि अब ओशो ने? 5:15 साढ़े 5 के बीच में जयेश, जो कि इनर सर्कल के चेयरमैन हैं और मैं भी इनर सर्कल की मेंबर हूँ, और उनकी सेक्रेटरी ने आके बताया कि इनर सर्कल की अर्जेंट मीटिंग है, आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ। तो हम 5:30 बजे इकट्ठे हो गए। उस समय हमें जयेश और अमृतो आए और उन्होंने कहा कि ओशो ने शरीर छोड़ दिया है। नेचुरली ये सब हमारे लिए सबके लिए बहुत शौक था। हम 21 लोग थे और ये सब कैसे हो गया, उन्होंने कहा इस सब का तो वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। ओशो की अंतिम इच्छा थी कि मुझे बस 10 मिनट के लिए हॉल में ले जाओ और आज ही क्रिमेशन हो जाए। ये बात किसने कही? खास बात यह है कि मां नीलम उन 21 लोगों में शामिल रही हैं जो ओशो के इनर सर्कल में शामिल थे। ओशो का इनर सर्कल ही ओशो के आश्रम का मैनेजमेंट संभालता था। मुझे कहा गया कि तुम ओशो की मदर को बता दो, उनको कह दो। तो मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं ओशो के शरीर के दर्शन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि बस दूर से ही कर लो, अब माता जी को जाके ले आओ। अगर उनका भी शायद भाव होगा कि वो शरीर को देखें, बोले ले आना। तो बस फिर मैं ओशो के माता जी को बताने गई। वो आश्रम में ही थे? आश्रम में ही थे और मैं उनको बताने गई। मैंने कहा माँ, ओशो ने शरीर छोड़ दिया। तो एकदम वो पीड़ा से कराह उठी। उनके मुंह से निकला, इन्होंने मार डाला, नीलम इन्होंने मार डाला। मैंने कहा माँ, ये समय नहीं है किसी को भी दोष देने का। डॉक्टर गोकुल गोकाणी के हलफनामे से पहले ओशो के अनुयायी और विवादों में रही मां आनंदशीला ने अपने मेमोआर डोंट किल हिम में ओशो की मौत को लेकर सवाल खड़े किए थे। मां आनंदशीला का कहना है कि ओशो की मौत को लेकर जो शक मुझे हमेशा से रहा, वो डॉक्टर गोकाणी के हलफनामे के बाद अब यकीन में बदल गया है कि उनकी मौत कुदरती नहीं थी, उन्हें मारा गया था। डॉक्टर गोकाणी ने अपने हलफनामे में ओशो की मौत के दिन का जो घटनाक्रम बयान किया है, उसके बाद से ओशो की मौत को लेकर रहस्य गहरा गया है। डॉक्टर गोकाणी ने हलफनामे में लिखा है कि मैंने हाथ से लिखा हुआ डेथ सर्टिफिकेट जयेश को दिया, जिसे जयेश मेरे ही लेटर हेड पर टाइप करा कर लाया, जिसमें गलतियां थी और मैंने कहा कि इसको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको आप हाथ से सुधार दो और मैंने देखा कि डेथ सर्टिफिकेट पर छपे मेरे पते का हिस्सा जयेश ने हाथों से फाड़ दिया। उसके बाद जयेश ने पुणे के ससौन सरकारी अस्पताल में जाकर सरकारी कार्रवाई करके अंतिम संस्कार के लिए कानूनी पेपर बनाकर लाने का मुझे आदेश दिया। मेरे साथ स्वामी ध्यानेश उर्फ धनेश जोशी को भेजा गया था। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी पत्नी और बेटी को लाने घर जा सकता हूं, क्योंकि मैं अपने गुरु की मौत के जश्न में उनको शामिल करवाना चाहता था। तो जयेश ने कहा कि वो उन्हें किसी को लाने भेजेंगे और ओशो की मौत की बातें किसी को न बताने का आग्रह मुझसे बार बार किया गया। Had as if some food or vomit has come in his room, little bit on one of the sleeves, you know, which is not very natural for Osho to drop the food or vomit, you know. So that was little bit surprising that why this is it, you know. अपने हलफनामे में डॉक्टर गोकाणी ने कहा है
कि ओशो की मौत के विवाद को दबाए रखने के लिए मैंने ये बात बाहर नहीं लाई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमृतो और जयेश ने ओशो की मौत पर जो बयान दिए उनमें कई संगीन विसंगतियां हैं। जैसे कि ओशो की मौत का समय, मैं ओशो की मौत की बात किसी को ना बताऊं, इसलिए कमरे में मुझे कैद रखा गया। मुझे सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए ही बुलाया गया और मुझे मौत की असली वजह भी नहीं बताई गई। 19 जनवरी 1990 के दिन आश्रम में कई डॉक्टर मौजूद थे, अस्पताल भी थे, फिर भी अमृतो और जयेश ने किसी की मदद लेना या उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा। और सबसे अचरज की बात तो यह है कि ओशो की मौत के पब्लिक अनाउंसमेंट के 60 मिनट बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सारी बातें संदेह के घेरे में आती हैं। डॉक्टर गोकुल गोकाणी का कहना है कि वो अपने गुरु की मौत के रहस्य को अपने सीने में दबाकर मरना नहीं चाहते हैं। मैं उम्र दराज हूं, बीमार हूं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो मेरे जीवन का ये सबसे गहरा सच अदालत के सामने लाना चाहता हूं। ओशो की मौत के 23 साल बाद सामने आने वाली कथित वसीयत पर ओशो के दस्तखत को लेकर ही कानूनी चुनौती दे दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुणे पुलिस ने ओशो के दस्तखत की फॉरेंसिक जांच शुरू की, लेकिन 2 साल बाद भी रिपोर्ट न आने की वजह से ठक्कर मामला मुंबई हाईकोर्ट में ले गए। योगेश ठक्कर के मुताबिक ओशो की कथित वसीयत में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी माइकल ओब्रायन उर्फ स्वामी आनंद जयेश को ओशो के काम से जुड़े सारे हक सौंपे गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओशो की कथित वसीयत में माइकल बायन और उनके करीबी ही बतौर गवाह भी दर्ज हैं। ठक्कर का आरोप है कि ओशो की कथित वसीयत ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के वकील फिलिप टोकिस के कहने पर तैयार की गई। फिलिप टोकिस ने वसीयत को लेकर दावा किया है कि उन्होंने खुद ओशो की वसीयत तैयार की थी और उनके सामने ही ओशो ने इस पर दस्तखत किए थे। तो जब ये फॉरेनर्सों को पता चला कि अभी लोगों की आंख खुल गई है, लोगों को पता चल गया है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम इलीगल होल्ड कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने एक विल बनाया। वो हमारी ये सब कोर्ट केस होने के बाद जब विल हमारे सामने आया तो हमको और शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 23 साल हो गए हैं एंड बीइंग ए एग्जीक्यूटर ऑफ द विल, माइकल ब्राइन ने एग्जीक्यूटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया है, विच इज डिफाइंड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि ओशो बाय बर्थ हिंदू थे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो एग्जीक्यूटर की लायबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो माइकल ब्राइन ने पूरी नहीं की। 23 साल के बाद अचानक विल आ गया। एक वेस्ट में एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर एक चीज़ को वेस्ट में पेटेंट कर देने का, आपने सुना होगा हल्दी का, बासमती का। इसी तरह उन्होंने ओशो शब्द को भी ट्रेडमार्क करने की कोशिश की और ओशो के कुछ ध्यान विधियाँ हैं उसको भी ट्रेडमार्क करने की कोशिश की, ताकि आगे जाके किसी को भी अगर वो ध्यान विधियों में भाग लेना हो या कुछ तो इनकी परमिशन लेनी पड़े। तो इस तरह से पूरा षड्यंत्र, पूरा ये लोग ट्रेडमार्क का चलाने की उन्होंने शुरुआत की थी। पर अमेरिका में हम लोग ने उसको फाइट किया और अमेरिकन ट्रेडमार्क कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया कि ओशो एक ऐसा जेनेरिक है, इसको तुम ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। ओशो की कथित वसीयत पर उनके दस्तखत की असलियत जानने के लिए योगेश ठक्कर ने ओशो की वसीयत को फोरेंसिक जांच के लिए देश विदेश के एक्सपर्ट्स के पास भी भेजा है, जिसमें जर्मनी, इटली, औरंगाबाद और दिल्ली के एक्सपर्ट शामिल हैं। इन सभी ने अपनी रिपोर्ट में बात रखी है कि वसीयत में ओशो के हस्ताक्षर के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिर हमने वो विल को डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स के पास भेजा, 2 जगह के ऊपर यूरोप में, जर्मनी और इटाली में, और 2 जगह के ऊपर इंडिया में, दिल्ली में और औरंगाबाद में या महाराष्ट्र में। तो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स ने वे बहुत ही क्लियरली अपना राइटिंग में ओपिनियन दिया कि ये विल के ऊपर जो सिग्नेचर है वो फोर्स्ड है। ओशो की जो पुरानी सिग्नेचर है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। जिस किताब से ओशो की सिग्नेचर को कॉपी किया था वो किताब भी हमने ओपन करके रख ली। एबीपी न्यूज ने भी इन 4 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एक दिल्ली के एक्सपर्ट जेके कंसल्टेंट से यह जानने की कोशिश की कि किस आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। जेके कंसल्टेंट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के 2 हस्ताक्षर एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन ओशो की कथित वसीयत के मामले में दोनों हस्ताक्षर एक जैसे हैं, जिससे यह पता चलता है
कि ओशो के दस्तखत को कॉपी पेस्ट यानी काट कर चिपकाया गया है। हम जो स्टैंडर्ड सिग्नेचर जो इसमें आए थे हमारे पास, जो स्पेसिमेन सिग्नेचर जिसे कहते हैं, अगर हम इन दोनों सिग्नेचर्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये दोनों सिग्नेचर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल साइज में, शेप में फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि एज अ नेचुरल वेरिएशन इनके दोनों सिग्नेचर्स में आपस में नहीं है। अगर कोई भी दो ह्यूमन दो सिग्नेचर या तीन सिग्नेचर बार बार करता है तो उसके ऊपर नेचुरल वेरिएशन आता है, जो कि ये बताता है कि ये सिग्नेचर एक ह्यूमन हैंड के द्वारा किया गया है। एबीपी न्यूज़ ने पुणे के कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले के जांच अधिकारी से बात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने कैमरे पर बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने ओशो के हस्ताक्षर को स्टेट सीआईडी के सिग्नेचर डिपार्टमेंट में जांच के लिए भेजा है। पिछले 1.5 साल से उन्हें ये रिपोर्ट नहीं मिली है और वो इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी और अदालत में इस मामले की जांच रिपोर्ट वो सौंप देंगे। एबीपी न्यूज ने ओशो की कथित वसीयत और ओशो की मौत को लेकर लग रहे इन तमाम आरोपों पर पुणे में ओशो के आश्रम जाकर सभी संबंधित व्यक्तियों से बात करने की कोशिश की है। ओशो आश्रम की प्रवक्ता मां साधना से एबीपी न्यूज की बात हुई है, जिन्होंने मामला अदालत में होने की बात कहकर कोई भी सफाई देने से इनकार कर दिया है। हमने इस पूरे विषय पर ओशो आश्रम के प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की। ओशो की तरफ से साधना मां नाम की एक महिला ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि इस पूरे विषय पर वो कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये मामला फिलहाल अदालत में चल रहा है। जिन ओशो की अरबों की प्रॉपर्टी पर घमासान मचा है, वो खुद भी शान शौकत में जिए। हीरे जड़ी टोपी और लाखों रुपए की घड़ियां पहनने वाले ओशो की जिंदगी की पूरी कहानी आइए देखते हैं। तुम्हारा भगवान भय का भगवान है, तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित हैं। भगवान रजनीश यानी ओशो की भोग विलास से भरी आध्यात्मिकता ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। मेरा संन्यास त्याग नहीं, भोग की कला है। चौंकोगे तुम, क्योंकि सदियों से तुमने सुना संन्यास यानी त्याग। सिर पर हीरे से जड़ी टोपी, महंगे कपड़े, हाथ में बेशकीमती घड़ियां और 86 रोल्स रॉयस कार्स। करीब 30 साल पहले दौलत और शोहरत से जगमगाती ओशो की जिंदगी का आलम यह था कि अमेरिका के ओरेगॉन प्रांत में बने रजनीशपुरम में ओशो के पास 4 प्राइवेट हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर भी था। लेकिन ओशो की यह असल पहचान नहीं है, बल्कि उनकी पहचान अस्तित्ववाद पर सुलगते वो विचार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक वैचारिक तूफान खड़ा कर दिया था। जब तक कोई विद्रोही न हो, तब तक कोई धार्मिक नहीं हो सकता। विद्रोह धर्म की बुनियाद है। पुणे में ओशो का यह वही कम्यून है जहां 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। यह कम्यून आज ओशो के विद्रोही विचारों का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। लेकिन जिन विद्रोही विचारों ने ओशो को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई, उसके बीज पुणे से करीब 924 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में पड़े थे। उसी कुचवाड़ा में जहां ओशो यानी रजनीश चंद्र मोहन का जन्म हुआ था। एक जैन परिवार में जन्म लेने वाले रजनीश चंद्र मोहन ने धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के खिलाफ विद्रोह का झंडा अपने ही धर्म से बुलंद किया था। ओशो का जन्म कुचवाड़ा में हुआ, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में बीता है। गाडरवाड़ा में ही रहकर उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर
कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो जबलपुर चले गए और यहीं एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए थे। साल 1981 में ओशो अपना इलाज कराने अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने फिर वहीं रुकना तय कर लिया था। अमेरिका में सियाटल के नजदीक ओरेगॉन इलाके में ओशो के अनुयायियों ने 126 वर्ग मील इलाका $6 मिलियन में खरीदकर वहां एक सुंदर शहर बनाया था। तो निगाहें अब कल बॉम्बे हाई कोर्ट पर टिकी हैं। पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहती है, सबकी निगाहें इसी बात पर हैं। तो हमारी इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।